सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। और इसमें हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वो है परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस बेसिकली क्या होती है? आप जानते हैं कि इन रियल टर्म्स नथिंग इज परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक आइडियल गैस अज्यूम करते हैं, उसको हम लोग परफेक्ट गैस बोलते हैं। So a perfect gas or an ideal gas may be defined as a substance or state of a substance whose evaporation from its liquid state is complete। क्या मतलब हुआ इसका कि परफेक्ट गैस का मतलब क्या हुआ कि ये एक स्टेट है। स्टेट का मतलब जानते हैं, फेज, लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो ये एक ऐसी स्टेट है जिस एक सब्सटेंस जो है वो इवेपोरेट हो चुका है, वो गैसियस कंडीशन में आ चुका है। लिक्विड स्टेट से आप जानते हैं कि गैस जो होती है वो इवेपोरेट होती है लिक्विड फेज से, और इवेपोरेट होके फिर वो गैसियस फॉर्म में आता है कोई भी सब्सटेंस। और जो परफेक्ट गैस होता है वो जो जितने भी हमारे गैसेस लॉ हैं उन सबको फॉलो करता है। और मैंने को पहले भी बताया था कि इन एक्चुअल टर्म्स कोई भी गैस परफेक्ट गैस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ रियल गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर, उनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज परफेक्ट गैस इन सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर लिमिट्स। यानी कुछ प्रेशर और टेम्परेचर लिमिट्स में हम उसे मान सकते हैं कि वो परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती हैं। बट इन प्रैक्टिस और इन रियलिटी कोई भी गैस जो है वो परफेक्ट गैस नहीं होती। फिर कुछ लॉ होते हैं जिनको बोलते हैं लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो बेसिकली हमारे जो तीन वेरिएबल्स हैं, जो तीन वेरिएबल हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, वो है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। टेम्परेचर ऑफ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ये तीन वेरिएबल है जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली जो हमारे जो लॉ होते हैं, जो हम बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हमने एक लॉ ड्राइव किए हैं, वो लॉ है हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुकास लॉ। ये हमारे तीन लॉज हैं कि जिनको हम परफेक्ट गैस इक्वेशन, या यू कैन से दैट कि हमारे तीन गैसेस लॉ हैं जिसके बेसिस हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी इक्वेशन गैसेस परफेक्ट गैस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स है, दिस लॉ स्टेट दैट absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies inversely as its volume and temperature remain constant। क्या मतलब हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली डिपेंड करता है। सो मैथमेटिकली यू कैन सी P is directly proportional to 1/V। और अगर आप इस वॉल्यूम को हम यहां पे ले आए तो क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको अगर हम किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई करें या किसी इक्वेशन पे अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 सो ऑन। सो ये हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। जो ये लॉ है इसको जो प्रपोज किया था, फॉर्मुलेट किया था, वो किया था साइंटिस्ट, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, दैट इज जैक्विस AC चार्ल्स। इसके नाम पे इसका नाम है चार्ल्स लॉ। इसकी जो इसकी डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम of perfect gas varies directly as its absolute temperature। कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैथमेटिकली सो हम क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इस T को अगर यहां ले आए तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर। आपको याद करके फिर कहता हूँ, बॉयल्स लॉ का मतलब बॉइलिंग,
बॉइलिंग पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ। दूसरा है चार्ल्स लॉ जिसपे प्रेशर कांस्टेंट है, और तीसरा है वन मोर थिंग, जितनी भी हमारी परफेक्ट गैसेस हैं, अगर उसका वॉल्यूम 1/273 of its original volume, all perfect gases change in volume by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree change in temperature when pressure remain constant। क्या मतलब हुआ कि मान लो कोई गैस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो है, तो वो अपने वॉल्यूम का 1/273 इतना पोर्शन, यानी किसी अगर किसी गैस का वॉल्यूम 1 है तो उसको 270 से डिवाइड कर दो, तो इतना उसका क्या है वॉल्यूम चेंज होगा अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज होता है, बट प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो V0 इज वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और VT आप देख सकते हैं, ये VT इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सेम मास ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपने जितना टेम्परेचर चेंज किया है, तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, VT इज इक्वल टू V0, और क्या बताया था आपको कि 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, और इनटू में टेम्परेचर, क्योंकि जितना भी आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर मान लो V1 पे निकाला तो यहाँ पे V1, यहाँ पे 1 वैल्यू, अगर टेम्परेचर अगर 2 डिग्री चेंज किया तो इसका वॉल्यूम के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको सॉल्व करें, हमने क्या किया, 273 कॉमन ले लिया, तो क्या आया, V0 इंटू 273 प्लस T, यहाँ से V0 कॉमन लिया तो क्या आया, V0 इंटू 273 प्लस T डिवाइड बाई 273, और 273 प्लस T क्या है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमें वैल्यू निकालनी है, इसको हम T लिख सकते हैं, डिवाइड बाई T0। T0 का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री टेम्परेचर केल्विन के अंदर। सो VT अपॉन T, ये वाला T हम यहाँ ले आए, ठीक है, VT अपॉन T इज इक्वल टू V0 अपॉन T0, दैट इज वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर डिवाइड वॉल्यूम एट टेम्परेचर डिवाइड बाय द टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर चार्ल्स लॉ। ओके, थर्ड है हमारा Gay-Lucas law। According to this law, the absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies directly as its absolute temperature provided the volume remain constant। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, where volume is constant। So P is directly proportional to temperature, और P upon T is equal to constant, और आप लिख सकते हैं इसको P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 is equal to P3 upon T3 and so on, right। तो ये 3 लॉ थे जिनको हम लोग गैस लॉ बोलते हैं, और किसी भी गैस को अगर परफेक्ट गैस होना है तो उसके लिए उसको ये तीनों लॉज फॉलो करना मैंडेटरी है। तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि, तभी हम उसको बोलेंगे कि जो वो गैस है वो क्या है, परफेक्ट गैस है। नाउ नेक्स्ट इज द जनरल गैस इक्वेशन। सो जनरल गैस इक्वेशन, आप जानते हैं कि नॉर्मली किसी भी इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और वो तीनों अगर आप किसी एक को चेंज करेंगे तो तीनों ही नॉर्मली चेंज होते हैं अंटिल अनलेस आप किसी एक को कांस्टेंट ना माने। सो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P is inversely proportional to volume, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर आप इन दोनों लॉ, अगर हम इन दोनों लॉ की बात करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर इसका ये मतलब हुआ कि जो V है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसका मतलब V क्या हो गया, T अपॉन P। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P।
और यू कैन से पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये पी को हम यहाँ ले गए, और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, सी कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू सी टी। ठीक है, सो अब ये जो सी है ये क्या है, कांस्टेंट है, और जो सी की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो हमारी सी की वैल्यू है ये हमारी डिपेंड करती है हमारी गैस कौन सी है। सबसे पहले फर्स्ट सी की वैल्यू डिपेंड करती है एक तो गैस के ऊपर, कि हम कौन सी गैस के लिए वो वैल्यू चेक कर रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं। सो एक तो उसके मास के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है, और उसके अलावा उस गैस की जो बाकी अदर प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर सी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर हम ये अज्यूम करें V is the volume of a unit mass of the gas, right? If V is the volume of a unit mass of the gas, unit mass का मतलब 1 kg, ठीक है, then the above constant C is represented by another constant R। ठीक है, अगर हमने V को वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास माना, ठीक है, तो जो उसका ये कांस्टेंट की वैल्यू सी है वो क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ओके, तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू आर टी। क्या लिखेंगे इसको, पीवी इज इक्वल टू आर टी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सिमिलरली P3 V3 अपॉन T3, राइट। और अगर m इज द मास ऑफ ए गैस इन किलोग्राम, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, द अबव कोरिलेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एनी आर्बिट्री अमाउंट ऑफ गैस एंड इज वैलिड फॉर परफेक्ट गैस ओनली। सो अगर हम R की वैल्यू को निकालें तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू R इज इक्वल टू PV बाय MT। तो इस तरीके से हम R के यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेशर की, वॉल्यूम की, मास की और टेम्परेचर की, ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी होंगी। तो जो प्रेशर की वैल्यू है, आप सब जानते हैं जो प्रेशर के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब। मास के यूनिट क्या होते हैं, केजी। और टी के यूनिट क्या होते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां इस तरीके से हमने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट कर दी, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की। ठीक है, और हम ये वैल्यूज को अब क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये वैल्यूज देखो हमने पुट की हुई है। तो क्या क्या वैल्यूज पुट किया हमने, जो वैल्यूज हमने पुट की है वो वैल्यूज पुट की हुई हैं किसकी, P की, V की, M की और T की। अभी ध्यान, अभी किसको दिया, तो आपने सारी जब वैल्यूज पुट कर दी, तो इन सारी वैल्यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या यूनिट आए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, किलोग्राम पर केल्विन,
तो आप यहां से यूनिट आएगा हमारे पास जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये हमारी वैल्यू आ गई आर। हेलो, यस सर। अभी मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? और अब सेकंड, this law state equal volume of all gases will have equal number of molecules until identical condition of temperature and pressure. So Avogadro law क्या कहता है? Equal volume of all gases will have equal number of molecule under identical condition of temperature and pressure. So this is the Avogadro law. तो according to this law, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन will contain same number of molecule as 1 meter cube of oxygen when temperature and pressure is same. यानी कि अगर सेम प्रेशर है, सेम टेम्परेचर है, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन और 1 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। हमें मालूम है कि जो उनका मॉलिक्यूलर मास है वो अलग अलग है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 32 है। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ दीज गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Therefore, mass of one molecule of oxygen will be 32 by 216। कि जो ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल जो उसका मास है, तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल मास से ऑलमोस्ट 16 टाइम्स होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, बट जो एक मॉलिक्यूल का मास है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। So density of oxygen is 16 times as compared to density of hydrogen. So this is the significance of Avogadro law. और क्या कहता है? At normal temperature and pressure NTP, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1.01325 बार, जो उसकी डेंसिटी है ऑक्सीजन की वो कितनी है? 1.429 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी क्या होता है? आप जानते हैं वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो 1 बाय 1.429 किलोग्राम मीटर क्यूब पर किलोग्राम। इट इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ डेंसिटी, ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ 32 किलोग्राम निकालना है तो मल्टीप्लाई 32, तो क्या आ गया? 22.4 मीटर क्यूब। इस तरीके से इट इज प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी इज 22.4। यानी कोई भी अगर गैस है
1 किलोग्राम मोल ऑफ एनी गैस, अगर कोई भी गैस लेते हैं तो कितना होगा 22.4, और वो सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। सो दैट इज एवोगाड्रो लॉ। एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता भी है ये। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या कहता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर कांस्टेंट, नॉर्मली इसको हम RU से लिखते हैं। U का मतलब यूनिवर्सल। सो RU of a gas is the product of gas constant and the molecular mass of gas. RU is equal to MR, M is molecular mass, R is gas constant. RU is equal to M1 R1 is equal to M2 R2 is equal to M3 R3. PV is equal to MRT. PV is equal to RUT, और RU is equal to, हमने क्या किया, PV upon T कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, हमने प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10135, वॉल्यूम की वैल्यू 22.413 जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, डिवाइड बाय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है 273, वैल्यू पुट करते हैं तो RU की वैल्यू आती है, वो आती है 8314.3 जूल पर किलोग्राम पर मोल पर केल्विन। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब यूनिवर्सल यानी सब सारे गैसेस के लिए जो RU की वैल्यू है वो क्या सेम है, क्योंकि RU इज इक्वल टू MR, बट डिफरेंट गैसेस के लिए जो गैस कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर गैस का अगर गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, RU डिवाइड बाय M इज इक्वल टू R। मान लो ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करेंगे, 8.8314.3 डिवाइड बाय से 32, हाइड्रोजन करेंगे डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से जो R की वैल्यू है जिसे हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं वो हर गैस के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा रेनॉल्ट लॉ। रेनॉल्ट लॉ क्या कहता है, द टू स्पेसिफिक हीट CP और CV। CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो CP और CV की वैल्यू है वो टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज नहीं होती। As the specific heat of a gas vary with temperature, therefore Regnolds law gives the approximate result only, और जो वेरिएशन ऑफ द रिजल्ट का इट इज एज हाई एज 20% इन प्रैक्टिस ड्यू टू वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये रेग्नॉल्ड लॉ क्या कहता है कि रेग्नॉल्ड लॉ के अकॉर्डिंगली CP और CV की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बट प्रैक्टिकली जो CP और CV की वैल्यू है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और 20% तक जो वो वैल्यू है वेरी करती है, इसीलिए जो उसका रिजल्ट है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है।